Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So, we were actually talking on one subject, that is quackery, and related with Atai-related terms for Atai fake doctors in Pakistan. Atai doctors, जाली डॉक्टर्स पाकिस्तान में क्या रोल है उनका, क्या वो फ़ायदेमंद हैं, किस हद तक फ़ायदेमंद हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस पेशे को यानी अताइयत को अपनाते हैं. आई वांट टू टॉक एक्चुअली इन द लोकल लैंग्वेज, इन आवर नेशनल लैंग्वेज उर्दू, that is you can understand well, because this is a subject which was previously talked much, definitely, but the result was not up to the mark. इससे पहले भी जो लोगों ने जो है ना इस अताइयत को ख़त्म करने की बड़ी कोशिश की, तो जो कोशिश की है और बड़े पैमाने पे कोशिश की गई है, उसका रिजल्ट कोई बरामद नहीं हुआ. तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक जुर्म जो है वो जो पनपेगा, और एक ख़ास लोगों ने वो जुर्म को माशरे में डोमिनेंट किया, तो उसको क्या कहते हैं कि ये जो है जुर्म जो है अब लोगों के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वही है जो टर्मिनोलॉजी अखबारों में भी पढ़ते हैं आप, यानी माफिया. तो माफियास हैं ये, इन पर हाथ डालती है गवर्नमेंट और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, तहरीक ख़त्म, फिर वो वही का वही, वो ताले सारे खोल दिए जाते हैं. और फिर इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर के जो लोग हैं जो इसको यानी इसको चेक रखने वाले, वो इसमें शामिल हो जाते हैं. फिर उसके ऊपर के लोग भी शामिल हो जाते हैं. लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं उनके अफराद जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. इस तरह से विशेष सर्कल एक डेवलप हो जाता है, और वो जो है वो चीज़ जो है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो सामने नहीं आती. अब इसको जो है ये है कि इसमें ये लिखा, पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था मैंने सेशन 1 में, ये देखने के लिए किसी को कोई दिलचस्पी है या नहीं है. तो उसमें जो है रिमार्क्स में जो है ना ज़ाहिर है कि कुछ लोगों ने 100 व्यूअर्स से उनमें से 95% ने कहा नहीं ये चीज़ सही है और उसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो 44-45 ईयर्स का है. यानी क्लिनिकल, यानी मैं क्लिनिकल जो मैं रखता हूँ ओरिजिन रखता हूँ सिंस 44-45 ईयर्स. और मैं मुसलसल क्लिनिक की है, मैंने या पेशेंट देखे हैं या किसी भी पैमाने से इन टच रहा हूँ. मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो आप छोड़ दें ना, इसको बात कर रहे हैं हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस की. वहाँ पे ये खुल के सामने आई समझता, ऐसे नहीं आया था. तो अब ये जो है ना, ये जब देखा आके शहरों में इधर उधर गया, मैं मुल्क में फिरा हूँ मैं, तो मैंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, छोटे मोटे पैमाने पर नहीं होता. और क्योंकि मैं आर्मी में भी सर्व कर रहा था उस ज़माने में, जब ज़िया का मशल्ला था, उस ज़माने की बात है, जनरल ज़िया का मशल्ला था, उसके अंडर में मैं बटालियन में था. और मैं ये देखता था कि मुसलसल जो है ना लोग जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं. लिहाजा वहाँ से भी जो नॉलेज थी वो जमा की, फिर दोबारा आए सिविल सर्विस की, और फिर रिटायर हो गए, फिर दोबारा किया प्राइवेट और यूनिवर्सिटी में काम किया, वहाँ से भी पूरा कर दिया. सारी चीज़ें जमा हो गई, बहुत सारी. ये तय पाया माफिया है नंबर 1. दूसरा सवाल ये था मेरे जहन में आया, जो मैंने क्वेश्चन किया है इसमें, क्या क्वैकरी इन्फेक्शियस डिजीज़ है? बड़ी दिलचस्प बात. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो A से B या B से C में ट्रांसफ़र हो जाए. ठीक है जी, ये इन्फेक्टिव डिजीज़ प्रोसेस या इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन है. तो एक क्वैक दूसरा क्वैक पैदा करता है, दूसरा क्वैक तीसरा क्वैक पैदा करता है. ये एक चेन है, क्योंकि चेन है ये, जैसे इन्फ्लेमेशन में चेन होती है, इसी तरह से इनकी भी एक चेन है. तो आप अगर ये पढ़ रहे हैं मेडिसिन को, और आप जानते हैं कि इसको पढ़ने का सही तरीका ये है कि इसकी जो है ना सारी चीज़ें जमा की जाएँ,
डिजीज प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो फिर कैसे पढ़ते हैं आप? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है इसके, इसी तरह पढ़ते हैं ना इसको। इटियोलॉजी क्या है इसकी, पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, और उसके बाद जब पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं आप लोग, फिर आगे जाते हैं और क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है उस पर जाते हैं। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या डायग्नोसिस बनाने के बाद जब हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि ये डायग्नोसिस बन गई है, तो फिर मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो हम भी इसी तरह से ले रहे हैं इसको। मेरे ख्याल में ये एक लीथल प्रोसेस है, बिकॉज पीपल आर एट स्टेक। इन्फेक्शियस डिजीज है, मैं इसे इसी तरह बताऊंगा जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज। अब पैथोजेनेसिस की बात की जा रही है, सेशन 2 है। कैसे ये प्रोसेस वजूद में आया है, सवाल ये पैदा होता है। तो अब जो है ना वो इस तरह से ये प्रोसेस वजूद में आता है कि एक बंदा जो है वो थोड़ी सी भी मेडिकल नॉलेज जिसके पास होती है, वो ये नॉलेज को एक्वायर रखता है, किसी भी तरह से उसने हासिल की, और ये छोड़ दें इस बात, किसी भी तरह से उसने थोड़ी सी नॉलेज हासिल की, उसको वो बढ़ाता है, वो अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लेता है, जबकि उसको ABC नहीं आती है, ना एनाटॉमी की पता है, ना फिजियोलॉजी की पता है, ना बायोकेमिस्ट्री की पता, कुछ नहीं जानता वो। और इस माशरे में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इधर जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज है वो फैल जाते हैं लोग, और अपनी दुकानें खोलना शुरू कर देते हैं। एक ज़माने में जो है वो याद रखिएगा कि पुरानी बात है, तकरीबन 30 साल पुरानी, तो वो अफराद उनको अलाउ था जिन्होंने डिस्पेंसर्स का कोर्स किया हुआ है, और वहाँ पे या उसने एक डिप्लोमा भी होता था जो शॉर्ट डिप्लोमा कहलाता था, इसमें हमारी मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन कहने चलें, वो इंडिया में होता था। फिर वो पाकिस्तान में कुछ दिन रहा, अंग्रेज जब तक थे, जब तक वो था, फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दी। क्योंकि MBBS डिग्री जो होती है वो बड़ी मुश्किल थी, और मेडिकल कॉलेज कम थे इंडिया में, तो उन्होंने फिर क्या, शॉर्ट डिप्लोमास जो इंटरमीडिएट जिन्होंने पास किया था कहीं से भी, तो वो अगर इंटरेस्टेड थे तो उनको ट्रेन किया उन्होंने। 3 साल ट्रेनिंग की बेसिक चीज़ें बताई उनको मेडिसिन के बारे में जो होती हैं, और उसके बाद 3rd ईयर 4th ईयर इम्तहान हो गया उनका, और फिर उन्होंने वो डिप्लोमा इशू कर दिया। वो भी ख़त्म हो गया 1955-56 के बाद। ये डिप्लोमा जो था, जो लोग दे रहे थे वो उन्होंने पूरा किया, उसे पूरा करने के बाद नए एंट्री उन्होंने बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये वो अपराध है जिनको अलाउड था। क्या कानून बनाया उन्होंने कि कोई ये जो आप जाएंगे अगर रूरल एरिया में या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ डॉक्टर अपॉइंटेड नहीं है, यानी उसको कोई भी सहूलत उस आबादी को नहीं है किसी भी तरह से मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम्स की फेस करने की, ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है उस एरिया में, वो गवर्नमेंट के पास आदमी नहीं है जो वहाँ दे, वहाँ पे वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है, और वो भी रूरल एरिया में, नॉट इन अर्बन एरिया, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो भी जो कुछ दिन तक ये कानून चलता रहा कि ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर्स की तादाद बढ़ने लगी, ग्रेजुएट्स इंटरेस्टेड हुए वो ज्वाइन करने के लिए, तो वो मुख्तलिफ एरियाज़ में, सिंध में, पंजाब में लोगों को फैला दिया। ख़ासतौर पर जुनेजो साहब ने इस काम को करने की कोशिश की कि प्राइमरी हेल्थ केयर में जो काम करेगा, इसी तरह से कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने भी इसको छूट दी, और बहुत से लोगों ने इसमें ताउन किया। PMDC ने भी ताउन किया, उन्होंने ताउन किया कि भाई ये लोग जाके पोस्टिंग करें अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, वहाँ पे अपना घर भी बनाया, वहाँ पे मकबूल हो गए, मगर वो उनकी तादाद बहुत कम थी। 20% लोगों ने तो एक इसको अपना लिया। 80% ने क्या किया कि वहाँ पे हाज़िरी लगाते रहे, और ऊपर वाले अफसरों को दे के पैसे, और वो सेव होते रहे। तो फिर बाद में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़र करा लिया। हालांकि उसने शर्त थी कि आप इतने साल सर्व करेंगे, 2 साल मिनिमम, लेकिन उन्होंने वो सारा कानून को पाश कर दिया, और उसके बाद वो फिर आ गए शहर में, शहर के बाहर या शहर के अंदरूनी इलाकों में उन्होंने काम ये शुरू कर दिया। ये वो था जो माजी, पास्ट हिस्ट्री है ना इसकी। पास्ट हिस्ट्री को समझेंगे तो फिर समझ में आएगी ना बात। तो इस तरह से ये क्वकरी जो थी, ये लोगों ने, जो बंदे जो काम कर रहे थे, और जो भी हों, ये बता दूँ कि शॉर्ट डिप्लोमा जो था एलोपैथी का जो था, उसमें ये था कि आपको जो है ना, अगर आप इतने साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपको डायरेक्टली जो है ना 4th ईयर फाइनल ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, 4th ईयर MBBS में एडमिशन ले सकते हैं।
तो मेरे पास जो थे वो 4 लोग थे। ऐसा मैं पढ़ाता था तो वो मेरे पास आए, मैंने देखा कि भाई वो मुझसे तो काफ़ी बड़े हैं उम्र में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, असल में उम्र है मेरा, हम डिप्लोमा किया हुआ है हमने, हमें रिक्वायरमेंट कम करना चाहते हैं। 4 अच्छा इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी आती थी, इंडिया से आए थे, दाएँ बाएँ से आए थे, बहुत अच्छा इंटरमीडिएट किया हुआ था। ज़ाहिर है उस ज़माने का इंटरमीडिएट सोचिए, तो बहुत अच्छी ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलते थे और इंटरेस्टेड भी होते थे कि उनको बताया जाए। हमें तो चाहिए कि वो आदमी जो सीखने वाला। मैंने उनसे जो इंटरेक्ट किया तो उनको इंटरेक्ट कराया, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में कराया। एक साहब थे जिनका लड़का भी 1st ईयर में पढ़ रहा था, 1st ईयर में पढ़ रहा था, MBBS में, गाँव की बात कर रहा हूँ। वो अपना इजहार नहीं किया, मालूम चला उस लड़के ने बताया कि मेरे वालिद साहब पढ़ते हैं आपसे। मैंने कहा लाहौल, नहीं 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 सर बहुत अच्छा आपने बताया, ये उनको सिखाया आपने, बहुत अच्छा किया। वो उसका क्लिनिक बहुत चलता है और ज़ाहिर बात है समझदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, लाइसेंस होल्डर है, तो उन्हें कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना उन लोगों को जो है ना वो हमने ट्रेन किया। तो वो जो MBBS हो गए थे, लेकिन वो अपनी क्लिनिक उन्होंने वही रखी जहाँ काम करते थे। वो ऐसे खुश हो गए कि भाई अपनी ज़िंदगी में उन्होंने MBBS भी कर दिया, चलें ठीक है। तो उन्हें कर लेना चाहिए था क्योंकि बेसिक्स अच्छी थी उनकी, उनको ज़्यादा हमने उभारा और उन्हें पकड़ ली बात। वेरी गुड, अच्छी बात है, इट्स गुड। लेकिन ये जो अफराद हैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वो अफराद हैं जो कि भरा लिए कि फिर भी लीगलाइज से, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिस्पेंसरी उस ज़माने में जो करते थे कोर्सेज मुश्किल होते थे और जो करके आते थे उनको अलाउ था अगर वो चाहें तो रूरल एरिया में जहाँ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है वहाँ जाके सर्विस दे सकते हैं। मगर हुआ ये कि कानून पास हुआ, दे एंटर हो गए अब वो शहर में, अर्बन में। और अर्बन में आने के बाद जो है ना फिर उन्होंने सर्विस शुरू कर दी, जबकि डॉक्टर्स के साथ कम्पीट कर रहे थे। जिन लोगों ने MBBS किया था या MD वगैरह किया हुआ था, उनके साथ वो कंपटीशन हो गया उनका। और जाहिर है कि उनकी एक्सपीरियंस क्लिनिकल तो ज़्यादा था, वो तो देखते रहते थे रोज़ाना केसेस। तो इस तरह से जो है ना ये महाराज वजूद में आ गया, एक हल्का आ गया महाराज वजूद में। फिर उन्होंने अपने बेटे को और उसके बेटे ने अपने बेटे को, इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया। यानी एक फैमिली से ट्रांसफ़र हो रहा था अंडर ही अंडर, फिर दूसरे लोग थे उनकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो रहा था। तो ये जो था हम इसको कह सकते हैं कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो थी, इसलिए अपने बच्चों को आगे लेके आए, फिर उन्होंने वो क्लिनिक संभाला वगैरह वगैरह। मशहूर हैं वो लोग, मतलब ज़ाहिर है कि यहाँ पे कराची में कि अगर आप चले जाएंगे आप पीछे की साइड पे रामस्वामी वगैरह में, तो आपको कुछ मनाजिर नज़र आएंगे। इस किस्म के मनाजिर हैं कि वो आपको सुनाता हूँ मैं अभी किस्सा एक और। इस किस्म के मनाजिर नज़र आएंगे। ये तो खैर सदर का एरिया है, उस एरिया के हैं, छोड़ें। और इसी तरीके से फिर वो अफराद भी शामिल हो गए जो मेडिकल प्रोफेशन तो नहीं रखते थे लेकिन वो इलाज भी करते थे, यानी आमिल। उनके भी आपने जगह जगह ये फुटपाथ डॉक्टर्स कहलाते हैं। यकीन कामिल दवाखाना, हकीम राजा खादिम हुसैन, हाथ पाँव के निकतों हो गए यकीनी खात्मा। इस तरह से जो है ना वो ये जो कि उन्होंने अपनी नॉलेज को दूसरों से हासिल करते हुए, या डॉक्टर के पास गए तो उसने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन ज़ाहिर लिख के दिया गया था, वो अपने पर्चा एहतियात से रख लिया कि ये दर्द में ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है जी। तो उन्होंने फिर ये ज़ाहिर बात है इसमें अपनी आप को खुद, हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था क्या है ये, लेकिन वो फिर उसने नॉलेज अपनी गेन करके सेल्फ मेड करा लिया अपने आप को उस ड्रग से, जो है ना बहुत ज़्यादा मालूमात कर ली कि भाई ये इसमें लगाई जाती है वगैरह वगैरह, मैं इतना जानते थे। लिहाजा वो जो थे वो क्या करते थे क्लिनिक में हर आदमी को जो है, ये सुनिएगा ज़रा बड़ा मज़ेदार सुना रहा हूँ आपको। तो वो जो है ना वो ड्रिप लगा देते थे और ड्रिप लगा के उसमें जो इंजेक्शन डाल देते थे, डेकाड्रॉन है या जो भी इंजेक्शन आते थे, डेक्सामेथासोन। फिर AKVL का भी डाल देते कोई रिएक्शन ना हो जाए, और कैल्शियम जो था इंजेक्शन डाल देते थे, ठीक है ना। इस तरह B कॉम्प्लेक्सेस का एक इंजेक्शन डाल देते, उसमें 2 टाइप के आते थे, एक जो कलर देता था, इसके बाद जब आप डाल देते थे तो रेडिश हो जाता था, और एक जो होता था वो जो फेरस है, ये आयरन जो है ना इसमें शामिल जिसमें होती थी प्रोडक्ट में, वो उसके साथ रिएक्ट करते जो है ना फेरस से वो जो है फेरिक बनता था, और फेरिक से फेरस बनता था, और कलर ग्रीनिश चेंज हो जाता था। तो सफ़ेद बोतल, लाल बोतल, हरी बोतल, 3 बोतलें हो गई, लगाना है उन्होंने।
ये लगाना हर आदमी को है इन्होंने, ये तय बात है। आप जाएंगे उनके क्लिनिक में तो वहाँ पे ये बोतलें टंगी हुई नजर आएंगी। इनको ना पता कि हाइजीन क्या होती है, ना उनको पता कि इन्फेक्शन डिजीज ट्रेवल कर जाएगी और खुदा ना खासा BAC है तो मारे गए वो। इस तरह से इसी तरह HIV है और दूसरी डिजीज़ भी इन्फेक्शन डिजीज़ है और वो बहुत जानलेवा होती हैं। वेजिटेरियन एंडोकार्डाइटिस खास तौर पे जो है ना बहुत जानलेवा है, तो वो जो है ना लगाया करते थे। हर एक आदमी को मैं कह रहा हूँ ना, जिसको बहुत सर में दर्द है उसको भी लगाना है। एक आदमी पठान है, पेशावर से आया कि भाई मेरे को ताकत कमज़ोरी हो गया, उसने लाल लगा दो, खून लगाओ इसको। और इसी तरीके से किसी का जहनी प्रॉब्लम है तो हरी लगा दो इसको। वो इस तरह से अपने सिस्टम को बताते थे। उनके पास लिखा होता था कि इसमें क्या डालना है। सेविंग पॉइंट ये था कि वो पहले ही डेकाड्रॉन डाला हुआ, पहले ही एविल डाला हुआ, ज़्यादा रिएक्शन अगर होगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उस ज़माने में 1982 से लेकर 85 के दरमियान ये अफराद 300 से 500 के दरमियान एक ड्रिप कर लेते थे, जबकि उनका अपना खर्चा 100-150 रुपये में नहीं आ रहा था और हर एक को लगाते थे। तो मैं एक जगह गया, मुझे भी बल्कि ये छेड़ा, हमारे जो सुपरवाइजर थे छेड़ा करते थे कि तू ड्रिपें लगाता होगा, तू GP है ना, तो पैसा तो कमाता होगा ड्रिपें लगा कि। मैंने कहा सर पता नहीं लगा, मैं तो ये काम नहीं करता। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं ये सारे जो लोग एक ही चक्की में पिस रहे हैं। चलो उन्होंने कह दिया था, मेरे साथ थे, मैंने सलूट किया, ठीक है। बाद में उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए, कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी के पास गया, जानने वाले के पास गया, तो वो जानने वाला जो था उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा बराबर में जो है ना वो उन्होंने ये मतलब मेरा इलाज किया था, तो बराबर में क्लिनिक है वहाँ चले चलते। मैं चला गया वहाँ। मैंने कहा तुम बोलना नहीं कुछ भी, मेरे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। कहना ठीक है। वो आदमी बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, बातचीत हुई। वहाँ एक आदमी जो लेटा हुआ था, तो उसको ये ड्रिप लगाई हुई थी कैल्शियम वाली, ठीक है जी, और उसमें उन्होंने B कॉम्प्लेक्स डाल दिया था, बिजटॉल। वो बंदा आदमी लेटा हुआ था और उसको साइड पे जो पंखा था उन्होंने साइड फैन लगाया हुआ था, उसके नहीं लगाया हुआ था, तो वो पसीने में नहा रहा था ना, और लंबी लंबी सांसें ले रहा था, पसीने में नहा रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा। मैंने कहा भाई ये क्या है यार? तो कहने लगा इसके जो है ना ये गर्मी निकल रही है अंदर की बाहर, ये खून बोला था मुझे ताकत नहीं है, लगाओ। मैंने कहा तो हीट एक्सर्शन का नमक पानी दो, ख़त्म करो। क्यों ऐसा बात करें, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं इनके साथ आया, उनका ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैं तो ऐसे ही है, कुछ नहीं आया था। मैं कहा मैं कोई नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा ये जो आप कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ हो जाए इस तरह करके मैंने लपेटी गई, मेरे साथ भी हो चुका है। झूठ बोला कि नहीं वो आपको किसी ने उसको नॉलेज नहीं होगा इतना, हम तो ये काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो आपके इसके बराबर में आदमी लेटा है, यानी हमारे उसके बराबर में, उसको तो मतलब उसको क्या मसला था जो आपने ये हरी बोतल लगाई हुई? तो कहने लगे इसका पानी निकल गया जिस्म का, आँखों। मैंने कहा भाई आई डिजीज़ है ना ये तो आई डिजीज़ के अंदर पानी कैसे निकलेगा? कहने लगा वो बह रहा था ना, उसको सारा पानी आँख से निकल रहा था, वो आँख से निकल रहा था तो मैंने ये लगा दी। मैंने कहा वाह बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी। तो कहने लगा हाँ देखें ना, अब ये तजर्बे से हासिल होता है ना, लोगों को नहीं पता ना हम कैसे पकड़ते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा यार ये कि ये आए थे, इन्होंने ये जो दवाएँ ली हैं तो आपके पास आ गए थे हम लोग मालूमात करने के लिए। उसने कहा जी मुझे तो देखा उसने। मैंने कहा लिखा क्या ये तो पढ़ दें। कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं इनके साथी हूँ, मैं इसमें लेबोरेटरी में काम करता हूँ। इसमें मैं अच्छा लेबोरेटरी में काम ना, ये है हमारे कोड वर्ड्स होते हैं इसमें ATT और CTT और TTT फला फला, तो इनको हम अपने कंपाउंडर को दे देते हैं, वो दे देता है। और बाज़ार वाली जो दवा होती है वो जो है ना, मैंने कहा तुमने एक और पर्चा भी लिखा हुआ है, जो दवा पढ़ने वाला बंदा है, मैं नहीं पढ़ सकता उसको यार, तो वो कैसे पढ़ेगा? मैं तो लैब में काम करता हूँ। चलो नहीं, इसमें भी जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने पूरा नहीं लिखा है, तो मरीज़ ऐसा नहीं है कि बाद में जो है वो दवाई गलत इस्तेमाल कर लेंगे। वाह बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भाई ये जो आप कोड वर्ड में लिख रहे हैं, उधर आप मेडिकल स्टोर वाले को कोड वर्ड दे रहे हैं, तो उसने कहा, मेरे साथी ने खामोश रहो यार तुम बस, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आप ये दवाएं जो हैं ये वापस ले लें आप अपनी, और एक किसी को दे दीजिएगा। फिर जाते जाते मैंने कहा कि मैं कौन हूँ। अब वो ज़्यादा परेशान हो गया, उसको खड़ा हो गया उठ के,
मैंने कहा नहीं, आप बैठे रहें, आपको कोई नहीं टच करेगा, हम क्या हमारे पुरखे भी टच नहीं कर सकते। लिहाजा आप इस बारे में बेफिक्र होकर अपना काम करें, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल आज़ादी है जी, कोई भी कुछ करे, कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा जहाँ से भी बहता है, नज़ला हो जाता था किसी को, उसको भी ड्रिप लगाते थे, क्यों पानी निकल गया नाक से, पानी तो निकल रहा है ना, बात तो मतलब उसकी जस्टिफिकेशन देखें। आई से पानी कंजंक्टिवाइटिस में निकल रहा है तो फिर लगा दी। वो इस तरीके से सिम्टम को देख के उस हिसाब से वो लगाते रहते थे। लोगों को इत्मीनान होता था कि मैंने ड्रिप भी लगाई, मैंने ये भी किया है। उन्हें नहीं मालूम कि मतलब उनके साथ क्या किया गया है, वो तो छोड़ दें आप। तो बात ये था कि ये लोग जो है ना, ये पाए जाते थे जिस तरह ये दिखा रहे हैं गाँव में, पंजाब का गाँव है वहाँ का ये दिखा रहे हैं। अब ये इसको लेके आया है किसी डिस्पेंसर को या कंपाउंडर को, एक आदमी जो है ना उसकी तबीयत ख़राब है, एक्चुअली इसको हीट एग्जॉशन हुआ है, वो स्ट्रोक की तरफ जा रहा है, तो वो ये इसको उसकी वो कर रहा है, स्पंजिंग कर रहा है, इंजेक्शन भी रखे हुए आप बराबर में देखें, वो भी लगाएगा, फिर इसको ड्रिप सेट पीछे पड़ा हुआ है वो भी लगाएगा, और उसके बाद इससे पैसे ले लेगा। अगर ये 1982 में 500 लेते थे, तो अब जाहिर बात है अगर डबल करेंगे तो 1000 हो गया, और उससे भी अगर डबल करेंगे तो 1500 हो जाएगी ये। ठीक है जी, 1500 में इनका खर्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगा, तो 1000 रुपये तो बच गए, और कुछ और भी करके इसी मरीज से 1500 रुपये वो कमा लेगा। तो टारगेट तो मनी है, बेसिकली अपने आप को अच्छा बनाना है। तो इस तरह से ये आपको देख रहे हैं इसमें कि क्या किस तरह से वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग जो होते हैं इनको फ़ायदा होता है जब पेंडेमिक हो जाए, कोई नज़ला, फ्लू, इसकी बीमारियाँ हो जाए। अभी जो हाल ही में जो भी एक पेंडेमिक आई थी कोरोना वायरस की, तो उसमें उनको ये लोग इनके पास पहले जाते थे कि भाई ये हमारे तो यही करते हैं सब कुछ, तो उनके पास चले जाते थे। वो उनके साथ जो है ना वो फिर ड्रिपें लगाते थे, उनको ये करते थे। फिर वो जब पता चलता था उनको कि यार कोरोना वायरस हो गया है इसको, तो फिर ये खुद परेशान भी होते थे, देखने वाला भी परेशान होता था कि उसको ना हो जाए। और यही होता था कि उसमें कुछ डिस्पेंसर भी मारे गए हैं, इसी तरह क्वैक्स भी मारे गए हैं। पेंडेमिक अगर वो है इन्फ्लुएंजा वाली, दूसरी पेंडेमिक है डायरिया की है, किसी और किस्म की है, या पेंडेमिक हुई है साल्मोनेलोसिस की, तो उसको तो ये मैनेज करते हैं, वो ड्रिपें वगैरह पे लगाई, और उन्हें पता है कि ये इंजेक्शन अस्पतालों में भी ये लगाते हैं, वही लगाते हैं। पेंडेमिक को ये बहुत पसंद, पेंडेमिसिटी को या एंडेमिसिटी को या एपिडेमिसिटी को बहुत पसंद करते हैं, जबकि हम इससे पनाह मांगते हैं। हम लीगलाइज लोग हैं तो हमें यार ये बहुत ख़तरनाक अमल है पेंडेमिसिटी जो है। इसमें जो है ना स्टोरीज जो है ना इससे रिलेटेड है। ये लोग जो हर जगह वाले मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी जगह चले जाएं तो वहाँ आपको मिलेंगे। मैंने आपसे ये बताया कि मैं जब आर्मी से वापस आया था तो मुझे जॉब की तलाश थी, तो वहाँ हर जगह जाता था तो सारे लोग खड़े होते थे 15, 20, 40 मेडिकल अफसर के लिए। मैंने कहा यार ये तो भाई एक सीट है उस पर 30, 35, 40 आदमी लाइन में लगे हैं, अफसोसनाक बात थी। फिर हमारे जानने वाले ने बताया कि आप राम स्वामी के पास जो जगह है वहाँ एक बहुत मशहूर आदमी है, तो उनकी आई क्लिनिक है, उसके लड़के की ENT क्लिनिक है बराबर में। अच्छा, तो बढ़िया कि उनको चाहिए मेडिकल अफसर। असल में ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन रखने के लिए उन्हें चाहिए होता है MBBS, तो वो आपको जो इतने 1000 पे वो रख लेगा, क्योंकि अभी आपके हालात भी ख़राब है इकनॉमिक, तो आप देख लें। अच्छा है कि आप इनको ज़रा थोड़ा सा टीच भी कर देंगे उनको, ऐसे ये जाएंगे तो नहीं यहाँ से, 40 साल से ये काम कर रहे हैं, जाना होता तो बहुत पहले इनको जा चुके होते। मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे मैं रहा, मैंने उनके सारी जो एक्टिविटी थी पैथोजेनिसिटी जिसे मैंने कहा, वो मैंने देखी कि वो करते क्या हैं। वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी कर रहा था, उसको नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। वो ENT वाला बराबर में बैठा था, वो ऑरोस्कोपी कर रहा है, वो राइनोस्कोपी कर रहा है, उसको नहीं पता वो क्या देख रहा है। अक्सर वो ENT वाला मुझे बुला लेता था, देखें इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ। मैंने ये दवाएँ लिखी हैं कि ठीक है, अंदर ले जाके दूसरे कमरे में। मैं ज़रा बोलता था तो वो कहता आहिस्ता बात करें, आहिस्ता बात करें, मेरा बड़ा रिपीटिशन है। अच्छा भाई, मैंने कहा मजबूरी है, जाहिर है मैं जब हॉस्पिटल वाले इंगेज नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन में क्या करते हैं, ब्रेड एंड बटर के लिए करना पड़ता है। तो मैंने कहा इस महीने के तो निकालो उस्ताद, इसकी मालूमात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो सारे इनके राज मेरे पास मौजूद है। तो मैं जाने लगा तो मैंने उनको बताया कि मुझे अपनी क्लिनिक में करूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे मुझे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे वापसी पे कि मैं कोई क्लिनिक बना लेता। ये हमारे हाल है यहाँ के डॉक्टरों का, अंदाज़ा लगाइएगा। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी इस काबिल नहीं होता कि वो एक क्लिनिक बना सके। 4 साल
MBBS के बाद भी, 3 साल MBBS के बाद नहीं बना सकता। लिहाजा वो अब मैंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो वो घबरा गए वो लोग। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा है कि अभी तो नहीं जा सकते आप ये। मैंने कहा नहीं तो मुझे रोक तो सकते नहीं है। फिर मजबूरन मैंने जो है ना अपना आर्मी का कार्ड निकाला। मैंने इस तरह बाज नहीं आएंगे ये। मैंने कहा मैं देखें मैं ये हूँ, अब आप बताएं कि आप क्या करना चाहिए। वो घबरा गए कि नहीं आप देखें इस मामले को यहीं पर फैसला कर लें, मैं आपको डबल दे देता हूँ। चले मैंने कहा पैसे जो इतने हैं बनते हैं जो मैंने आपसे बात की थी उतने ही चाहिए, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ये काम आप सही नहीं कर रहे। नहीं सर हम तो अंडर ऑब्जर्व करते हैं, मैंने फला ENT वाला भी आता है, शाम को आता है, स्पेशलिस्ट आता है, आई स्पेशलिस्ट आता है, सर्जरी होती थी वहाँ कैटरेक्ट की। मैंने कहा भैया ये काम जो है ना आपको ही सूझेगा, मैं इसमें नहीं बनना चाहता। मैं एक आर्मी पर्सनल मुझे मैं आया मैं अभी भी हाजिर सर्विसेज समझे, और मैं वहाँ से निकल आया और अपनी क्लिनिक को बना लिया। वहाँ मैंने देखा कि किस तरह एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज मेरी कागज़ पे लिख लेता था कि हम तो पढ़ाने वाले थे, सिखाने वाले थे। तो ज़रा भी बात में नोट की उसने कि इसका मोड ऑफ एक्शन बताया या कुछ भी बताया तो फ़ौरन वो पिक करते थे और कागज़ पे लिख लेते थे उर्दू में। मैंने कहा यार यहाँ पे रहना बहुत ख़तरनाक होगा, मैं खुद ही इनको प्रमोट करूँगा, इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन बहरहाल कहने का ये कि ये आप लोग ख्याल रखेंगे कहीं पे भी इस तरह से नौकरियाँ मिलें तो कोशिश करेंगे वहाँ ना करें, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और अब ये कि उनको फिर ज़्यादा मिल जाती है, होप्स मिल जाती हैं, उनको ज़्यादा सहारा मिल जाता है और आपके लाइसेंस के अंडर वो काम कर रहे होते हैं, यानी अंदर घुस के काम कर रहे हैं। जैसे वायरस होता है कि वो पैरासाइज हो जाता है अंदर और DNA को अपने ताबे कर लेता है, यही होता है ना वायरस, बेसिकली तो उसका काम यही है। तो वो ये वायरस है जो आपके अंदर आपने उनको पनपाया है, यानी आपके अंदर दाखिल हो गया, आपसे सारी नॉलेज खींची उसने और उसने वो अपनी प्रैक्टिस को में शामिल कर दी। जैसे ये एक अखबारी कॉलम है, वो ये कहते हैं कि न्यूज़ लेटर में लिखा स्टोरी, A 14-year-old Muhammad Nabi Khan lost his life on Tuesday due to the grave medical error. The young boy was suffering from diarrhea, prompting his family to rush him to the nearest doctor for the medical attention. However, the decision proved to be fatal. वो ले गए किसी को, बच्चे को जिसको डायरिया हुआ था। As soon as the quack administered an injection to the child, वो बंदा जिसके पास ले गए थे डॉक्टर नहीं था, क्वैक था, उसने क्या किया, इंजेक्शन बच्चे को लगाया। जो भी इंजेक्शन लगाया, अब ये क्या लगाया, जेंटामाइसिन लगाया, क्या लगाया हमें नहीं पता। ही हैड सीवियर एंड अलार्मिंग रिएक्शन। डेफिनेटली होना भी चाहिए था जब आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है, इसके एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं। द इंजेक्शन ट्रिगर्ड अ सडन आउटब्रेक ऑफ रैशेस दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस हिज बॉडी। लगता ये है कि ये बीटा लैक्टम में से कोई लगाई है उसने, क्योंकि ये जो अब सिंड्रोम है ये स्टीवन जॉनसन टाइप का सिंड्रोम बन रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्विफ्ट एक्शन टू द एड्रेस दैट अलार्मिंग सिचुएशन, बजाय इसके कि वो किसी को जल्द से जल्द रवाना कर देता टर्शियरी केयर में, द डॉक्टर डिसमिस द सिवियरिटी ऑफ द रिएक्शन, इंस्ट्रक्टिंग द फैमिली टू टेक द बॉडी होम, बॉय होम, वहाँ ले जाओ उसको, ये दवाएं दो और मतलब ठीक हो जाएगा। With the body's condition rapidly deteriorating, the family rushes to Jinnah Hospital, but it was too late. वो स्टीवन जॉनसन हो गया इसको, और जब स्टीवन जॉनसन किसी को हो जाता है या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस हो जाता है या एरिथ्रोमा मल्टीफॉर्मी हो जाए, यानी समझ लें कि ये सीवियरिटी ऑफ अर्ली इलनेस है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस TEN, वो हो जाएगा तो उसमें जो है ना वो बॉडी का बर्न यानी बर्न पार्ट हो जाएगा वो तरफ से। वो सीवियर रिएक्शन होने के बाद एक हाइपरटेंशन में जाएगा, सर्कुलरी फेलियर में जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये एक कहानी है टिपिकल, इसी तरह से होता रहता है। और इससे मिलती जुलती कहानी ये है कि मैं रिसर्च सोसाइटी में एक बहुत बड़े फिजिशियन के साथ काम कर रहा था, जिससे वो मौजूद भी नहीं थे। मैं तब 3rd ईयर से उनके साथ काम करता सीखता था। जब मैं डॉक्टर बन गया था तो उन्होंने फिर कमरे में मुझे बिठा दिया। जब वो मौजूद नहीं थे, वो हमारे कंसल्टेंट फिजिशियन, तो वहाँ मेरे पास एक बंदा आया दौड़ता हुआ, उसने बताया कि वो जो है ना 6 दुकानें छोड़ के जो डेंटल क्लिनिक है वहाँ पे एक मसला हो गया, ज़रा आप 5 मिनट के लिए आ जाएं। मैं चला गया, तो वहाँ पे मैं गया था, वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसने कहा मैं डेंटल सर्जन हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने कहा क्या मसला है? कहने लगा मैंने इसको लोकल लगाया तो इसके बाद इसकी गर्दन झलक गई। मैंने BP चेक किया तो वो जो तब नहीं मिला, हार्ट देखा पंप कर रहा था यानी ठीक था, ऑक्सीजनेशन जो थी वो देखी तो इतनी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उसमें, सिवाय ये कि वो एफर्ट कर रहा था, एफर्ट लेवर्ड ब्रीदिंग। मैंने इसको जो सर्कुलेटरी कोलैप्स के मैनेज किया, उसको लिटा के और सारी CPR किया, फिर ये किया, इंजेक्ट किया।
लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंजेक्ट करने के बाद वो आहिस्ता 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 ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद वो जो है उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना मेरी इज्जत पामाल हो जाती है और ये हो जाता है, फला हो जाता है। मैंने कहा भाई आपसे किसने कहा था ये काम करने को? जब आपको नहीं बताया एक चीज़ का कि इसको रिएक्शन हो जाएगा तो आप क्यों करते हैं? तो वो कहने लगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है और मैं तो ये काम बरसों से करता हूँ। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप डॉक्टर अपने आप को कह रहे हैं आप डॉक्टर तो नहीं हैं, ये तो बात हो गई। आपकी बातचीत से नजर लगा सर मैंने जो है वो क्या 20 साल 15 साल 20 साल के अंडर जो है कंसल्टेंट जो है बड़ा डेंटल सर्जन का नाम लिया उसके में था, तो मैंने फिर अपना भी काम करता हूँ वहाँ पे भी जाता हूँ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ। अभी तो बच गया ये आदमी, अगर दूसरी दफ़ा में कुछ हो गया तो फिर अब मैं नहीं आऊँगा। साफ है कि मुझे बुलाया है आपने, मैं आ गया हूँ, पेशेंट की कंडीशन की वजह से मैं आ गया। तो सेफ तो हो गया वो पेशेंट, लेकिन मुझे ये दिमाग पे छा गया। मैंने कहा ये देखें कि अगर ये हो जाता है तो ये बेबस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इनको पता ही नहीं है कि इनिशियल मैनेजमेंट सर्कुलेटरी कोलैप्स का या कार्डियक जो अरेस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। इंसिडेंट्स ऑफ क्वर्करी रिपोर्टेड इन 2020। अब ये देखें इस किस्म के हालात पैदा हुए कि आप ये देख सकते हैं 6,90,000 क्वर्क्स इन पाकिस्तान था 2020 की रिपोर्टिंग है। दे आर प्रोवाइडिंग द बेसिक एंड प्राइमरी हेल्थ केयर टू पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल्सो। अच्छी बड़ी तादाद है 6,90,000, तो आपसे भी ज़्यादा हैं। आप तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं लोग, तो यहाँ पे वो खाली जगह छोड़ जाते हैं, तो वो कोई पुर नहीं करता तो वो ये काम करते हैं फिर। तो इसलिए इनकी तादाद ये कम लिखी गई है 2020 में है। 2023 में ये बढ़ के जो है ना मेरे ख्याल में 75 लाख से ज़्यादा होगी। अब लगा लें, आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि इतनी तादाद में मौजूद है 75 लाख के करीब क्वैक्स। इस आपके माशरे में कौन है कौन नहीं है मरीज़ को नहीं पता होता। ये तो अब आपका काम है कि ये अवेयरनेस दें, ये तो आपका काम है। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक शोबा है जो FDA ने इस्तेमाल करता है लफ्ज़, या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहलाती है। ये जो है ना प्रोफेशन है जो एक्सेप्ट किया बाय CDC ने, FDA ने एक्सेप्ट किया है, अप्रूव नहीं किया। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, ये पेशेंट्स चॉइस पे छोड़ दिया। जैसे ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं उसके लिहाज से इन्होंने छोड़ा कि तुम अपनी रिस्क बेनिफिट खुद देख लो, मरीज़ के हवाले कर दिया। और आप चॉइस करना चाहते हैं तो इनमें से जो भी आप चॉइस करना चाहें कर लें, लेकिन अपनी उसमें हम अप्रूवल नहीं देंगे। हमने एक्सेप्ट तो किया है इसको अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन के तौर पे। वो कौन होते हैं? वो हर्बल मेडिसिन है, हकीम है, ज़्यादा इनकी नॉलेज होती है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जो जिनको पढ़ाया जाता है बेसिक्स, और फिर हिकमत करते हैं, हर्बलिस्ट कहलाते हैं वो। तो उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी तरह जो हकीम कोई भी आदमी बन सकता है। कोई आसान सा काम है, वेद जिसे कहते हैं, तो उनकी अपनी एक नॉलेज होती है जो बाप दादा से आ रही होती है। होम्योपैथिक मेडिकेशन हैं वो भी इसी तरह सीख लेते हैं लोग किताबें पढ़ के। एक्चुअली जो इनकी यूनिवर्सिटी है जो ये प्रूव करती है, कॉलेज है जो इनको प्रूव करता है, वो होम्यो डॉक्टर्स लिखते हैं। एक डॉक्टर साहब के पास गया, होम्यो डॉक्टर थे, तो उन्होंने H को तो बहुत छोटा लिखा हुआ था, ऑब्लिक करके DR बहुत बड़ा लिखा हुआ था। मैंने कहा आपको बड़ी शर्मिंदगी है होम्यो पे यार। नहीं, वो असल में हंसी होती है कि लोगों को पता नहीं होता। तो मैंने H छोटा लिख दिया और DR को बड़ा कैपिटल में लिख दिया। मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ, आप अपने आप को बाहर हैं क्यों? आप डॉक्टर बनने का ज़्यादा शौक है। हमने तो रिक्शा के ऊपर भी स्टिकर लगे हुए देखे हैं डॉक्टर्स के, रिक्शा पे। तो मैंने कहा आप तो परवाह नहीं करें, इस मुल्क में कोई नहीं पूछता, आप करें, प्रैक्टिस करें। तो ये जो है ना जो अच्छी मेडिकेशन है इनकी अपनी हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और ये प्लेसिबो के बराबर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मोर देन प्लेसिबोस है। जो मेरी स्टडी है वो ये कहते हैं कि अगर सही इसका बहुत यानी इसका एक फिजियोलॉजिकल रोल होता है। मैं अभी यहाँ टाइम नहीं बता सकता ये किस तरह एक्ट करती है, लेकिन अगर उसकी नॉलेज अगर बंदे की बहुत सॉलिड है और वो इसके अलावा कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देता, एक्सेप्टेड। यहाँ 90% होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथिक मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसका ख्याल कीजिएगा। अपनी मेडिसिन तो कम करते हैं, एलोपैथिक वाली ज़्यादा करते हैं, क्विक एक्टिंग। एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही एक्सेप्ट किया जाता है उनको, लेकिन वो दवाएं देने शुरू हो जाएं तो गलत है। साइकोलॉजिस्ट का यही है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो अगर वो मेडिकेशन देता है दैट्स रॉन्ग, क्योंकि फार्मेसी की नॉलेज उसकी होती नहीं है, तो थेरेपी नहीं दे सकता वो।
आप इसके अलावा जो भी बातचीत करेंगे, कुछ भी करें, सेशन कराएं, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि फिर वो दवाएँ लिखनी शुरू कर देते हैं और उससे भी पैसे कमाते हैं, जो कि गलत है। जो लोग करते हैं काम गलत करते हैं। सक्शन थेरेपी हजाम ये सुन्नत है, समझते हैं लोग कि ये अच्छी चीज़ है, सुन्नत के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो है ना दवाएँ हैं, इसकी अपने वो अहकामात हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ से कौन सा सुन्नत पॉइंट्स हैं और कौन से एक्सेसरी पॉइंट्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन लोग जो है ना इसका तजर्बा नहीं रखते, फिर दवाएँ भी देते हैं। वो मैं जहाँ पे थेरेपी आ जाए ना, ड्रग थेरेपी, इसका मतलब गड़बड़ है और वो फिर क्विकली में आ जाएगा। फ्लावर थेरेपी, एसेंस थेरेपी भी लोग करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, कनाडा में भी करते हैं। ये अपनी मर्जी से लोग करवाते हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता। लेकिन अगर ये मेडिकेशन दे रहा है कोई साथ तो अलाउ नहीं है। फ्रूट थेरेपी भी ऐसी ही है कि फ्रूट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं इस बीमारी में कौन सा फ्रूट फ़ायदेमंद होगा। वो बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का कोर्स किया होता है, ज़्यादा फ्रूट्स के बारे में उनकी नॉलेज अच्छी होती है। इस तरह डाइट के बारे में टोटल डाइटिशियन जो कहलाता है, MSc भी होता है इसमें, इसके अंदर MPhil भी होता है, इसमें PhD भी होता है, न्यूट्रोनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये जो है अगर दवाएँ देते हैं तो गलत करते हैं, फिर ये क्वकरी में आ जाएगा। एक्यूस्टिक साउंड वेव थेरेपी होती है, साउंड वेव से करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसकी थेरेपी है। लेकिन वो जो है ना अगर दवाएँ लिखता है तो गलत करता है, अपनी थेरेपी करता है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। फिजियोथेरेपी का भी ऐसी ही है, अगर फिजियोथेरेपी आपको दवाएँ लिख के दे रहा है तो फिर रॉन्ग, वो क्वकरी में आ जाएगा। ट्रीटमेंट विद सन रेज है, हीलियोथेरेपी ये भी करते हैं कुछ लोग, फोटोथेरेपी करते हैं, जो आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन को की जाती है। ये हम करते हैं पीडियाट्रिक्स में, फोटोथेरेपी करते हैं, जिसको जॉन्डिस वर्स हो जाए बच्चे का, वहाँ पे थेरेपेटिक जॉन्डिस अगर वर्स होता है तो फोटोथेरेपी ट्यूबलाइट लगा देते हैं बच्चे के नीचे, ऊपर लगा देते हैं शील्ड में, और फिर फोटोथेरेपी से एब्जॉर्ब होती हैं रेज। ये तो ज़्यादा हमारा अपना तरीका है। लेकिन हर डिजीज़ के लिए अपने अपने वेवलेंथ की फोटोथेरेपी होती है और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन दूसरे ममालिक में पाए जाते हैं। वो भी जो है ना पेशेंट की चॉइस से, अगर चाहे तो करा ले। क्लाइमेट थेरेपी भी कराते हैं वो इसी तरीके से। क्लाइमेटिक जो है ना उनके पास बना होता है घर के अंदर, वो ऊपर शेड बनाते हैं, वो शेडिंग चेंज करते हैं, हरा हो जाता है फिर नीला हो जाता है, फिर इस तरह से वो करते हैं। ये भी एक थेरेपी है जो कि ज़ाहिरी बात है ठीक है अगर कोई समझता है। लेकिन अगर वो आपको मेडिकेशन लिख के दे रहा है तो वो गलत है, फिर वो क्वकरी हो जाएगी। हाइड्रोथेरेपी है, एक्वा थेरेपी, वाटर से ट्रीटमेंट। अगर वो खुद दे रहा है, वाटर किस तरह देते हैं, कैसे करते हैं, इसकी पूरी एक डिप्लोमा होता है और वो उसकी नॉलेज अपनी है, उसकी अपनी उसकी अपनी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो सारा जैसा हम करते हैं एक ड्रग के बारे में, उसी तरीके से इसमें भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोथेरेपिस्ट जो है ना वो दवाएँ लिख के देगा तो अगेन वही मसला है। तो पोटेंशियल पर्सन हॉट कैंडिडेट फॉर क्वकरी, ये एक दिलचस्प टॉपिक है। लेकिन ना ये जो है ना ये वाला जो बात है ना, इसको याद रखिएगा कि इस तरह ये लोग अगर जेन्युइन है तो ठीक है, और अगर जेन्युइन नहीं है, ड्रग थेरेपी एलोपैथिक के इस्तेमाल करते हैं, जो कि करते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है 80% लोग जो है ना, यही लोग जो स्पेशली अपनी फील्ड के होते हैं, वो एलोपैथिक मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्विक एक्शन के लिए। तो ये फिर वो अपनी डिप्लोमा लिया है जो सब कुछ ज़ाया हो गया, वो बेकार किया, इसलिए क्वकरी में आ जाएगा। अगर कुछ हो गया उनको तो ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता जिससे वो अदालत को फेस कर सके। आपके पास तो लाइसेंस है PMDC का, आप तो हर बच जाओगे, लेकिन वो नहीं बच सकते। तो ये एक सेशन था जो इसका मैंने पैथोजेनेसिस का था, ये कैसे ये हमारे वजूद में आया, क्योंकि टॉक इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं तो मैंने छोड़ दी हैं अभी भी। और इंशाअल्लाह ताला मैं अगले जो सेशन लेंगे उसमें आपको फिर बताएंगे कि वो करना क्या है, मतलब ये कैसे हो रहा है, ये इसके ये वजूद में कैसे आ रहे हैं। आई थिंक कि यहाँ पे इसको रोक देते हैं ताकि ये आपके लिए भारी ना हो जाए, क्योंकि पहले ही लोगों को शिकायत है कि जी आप लंबी बात करते, तो मेरे भाई अब लंबी बात करनी पड़ जाती है मजबूरन। तो इंशाल्लाह इसके जो है ना नेक्स्ट पार्ट बाद में हम करते हैं, डिस्कस करेंगे आपसे। और उम्मीद है कि ये आपके सेशन जो है आप समझ लीजिए, अपने लोगों को बताएं, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, और सोचिए कि इसको हम कैसे जो है ना हाईलाइट करेंगे पीपल के सामने कि एक आदमी क्विक है, एक आदमी जेन्युइन है। उसके लिए अगले सेशन में बातचीत करेंगे। वमा अलैना इल्लल